अटल आयुष्मान योजना के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। सीएम धामी ने कहा, करोड़ों परिवारों को आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य रक्षा कवच मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी देहरादून का किया औचक निरीक्षण। यात्रियों की सुविधाओं का लिया जायजा। परिवहन निगम के अधिकारियों को दिए निर्देश। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करें दुरुस्त। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया दावा, उत्तराखंड की राजनीति में अगले 15 दिनों में हो सकता है कुछ बड़ा। गोदियाल ने कहा कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में। आज रात 8 बजे देखिए विशेष चलते चलते सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी के साथ राकेश टिकैत की विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड विशेष में उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में एम्स की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एम्स की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री ने मांग की है कि कुमाऊं मंडल में एम्स खुले। बड़ी खबर इस वक्त की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से धन सिंह रावत, उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात की है और कुमाऊं मंडल में एम्स खोले जाने की मांग की है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ये मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से धन सिंह रावत ने मुलाकात कर की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है और कुमाऊं मंडल में एम्स खोले जाने की मांग रखी है। इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। भारत नेपाल सीमा से जुड़ी ये बड़ी खबर। 20 नाकों को खोलने का निर्णय लिया गया है। जी हां, भारत नेपाल सीमा पर अब आवागमन सुचारू होगा। नेपाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण काल में जिन नाकों को बंद किया गया था उन्हें फिर से खोला जाएगा। 18 महीने से ये नाके बंद थे। सीमा में भारत के कस्बाई बाजारों के व्यापारी और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग इस फैसले से काफी खुश हैं। कोरोना महामारी के कारण 18 माह से इन नाकों से आवागमन बाधित था। 20 नाकों को खोलने का निर्णय लिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर वाहन चालकों से जुड़ी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 1 लाख वाहनों का 6 माह तक टैक्स माफ किए जाने की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। मार्च 2022 तक छूट का आदेश जारी किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। परिवहन व्यवसायी कर रहे थे टैक्स में छूट की मांग और सरकार ने इनकी मांग मान ली है। रोड टैक्स पेनाल्टी माफ करने के फैसले से वाहन संचालक बेहद खुश हैं। परिवहन व्यवसाय कर रहे थे टैक्स में माफी की मांग और 6 महीने की टैक्स माफी का तोहफा सरकार की ओर से मिला है। करीब 1 लाख वाहन चालकों को इससे लाभ होगा। बढ़ते हैं आगे। अटल आयुष्मान योजना के 3 साल पूरे होने पर आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि करोड़ों परिवारों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य रक्षा कवच मिला है। सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं के
तहत आम जनता को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया गया, जिसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को मिल रहा है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत लगभग अब तक 3.5 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है, जो कि एक कीर्तिमान है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना लाई गई और इस योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, जिसके पास इतने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उन सभी को लाभ पहुंचाने का काम इस योजना से हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर 3.5 लाख लोगों को अभी तक इस योजना का लाभ मिल चुका है। 460 करोड़ रुपया अभी तक सरकार ने इसमें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आईएसबीटी देहरादून का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी में यात्रियों के बैठने, पेयजल, स्वच्छता, शौचालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परिवहन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं और बेहतर की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर यात्रियों को बैठने के लिए बेंच की पूरी व्यवस्था की जाए। ये सुनिश्चित हो कि पेयजल आपूर्ति बाधित न हो। शौचालय में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड परिवहन निगम के काउंटर का निरीक्षण कर निर्देश दिया कि बुजुर्ग लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। काउंटर पर उनकी सहायता के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए। यहाँ पर मैंने जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो दिए हैं और मैं जो कमियां हैं मैंने अधिकारियों को बता दी है। यहाँ पर सफाई से लेकर जिस प्रकार की भी जो व्यवस्था है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, सभी को वो 1 हफ्ते के अंदर सारी दुरुस्त कर लें, अन्यथा जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी की जाएगी। विभिन्न मांगों को लेकर चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत उत्तराखंड सचिवालय संघ ने सचिवालय में धरना दिया। संघ के इस चरणबद्ध आंदोलन के तहत सचिवालय संघ की कार्यकारिणी और समस्त संवर्गीय संघों के पदाधिकारी शामिल हुए। सचिवालय परिसर के भीतर मुख्य गेट पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना देकर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि 20 सितंबर से 22 सितंबर तक सचिवालय संघ के सभी सदस्यों ने काला फीता बांधकर अपना विरोध प्रकट किया। 23 सितंबर को सचिवालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर 3 घंटे तक धरना दिया। वहीं 24 सितंबर को सचिवालय के द्वार नंबर 3 पर धरना दिया जाएगा। इसके अलावा 27 सितंबर को सचिवालय प्रशासन और राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों के कक्षों के बाहर धरना देने का सचिवालय संघ ने कार्यक्रम तय कर रखा है और 28 सितंबर को कार्मिक और वित्त विभाग के अधिकारियों के कक्ष के बाहर धरना देंगे। देखिए, सचिवालय संघ की कुछ मांगों के लिए पिछले 1.5 महीने से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस बारे में अपना मांग पत्र और जो भी सचिवालय के जेन्युइन मुद्दे हैं, कर्मचारियों को रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए लगातार पुरजोर मांग हम लोग कर रहे हैं और पर्याप्त समय देने के बाद सक्षम अधिकारियों को उसके बाद भी सक्षम अधिकारी के स्तर से इन मांगों को पूरा नहीं किया गया और ना ही कोई गंभीरता दिखाई गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दावा किया है कि उत्तराखंड की राजनीति में अगले 15 दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। गोदियाल ने कहा है कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम सबको कांग्रेस में शामिल करें। हम अपने पार्टी के नेताओं का हित देखकर ही आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी के नेता 5 साल से बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं और स्थानीय जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में उनका हित प्रभावित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। गणेश गोदियाल ने कहा कि अगले 15 दिन में कुछ बड़ा हो सकता है। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत बीजेपी के कई नेताओं को पार्टी में शामिल करने की तैयारी में है। कि हमारे संपर्क में बहुत से लोग हैं, लेकिन हमने कहा कि जितने भी लोग हमारे संपर्क में हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से ये जरूरी नहीं है कि हम सब को कांग्रेस में शामिल करें। हमारे कांग्रेस के जो ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे पदाधिकारी हैं जो पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी कुनीतियों के खिलाफ और
उस क्षेत्र की जनता के सुख और दुख में हमेशा 5 साल तक उनके साथ खड़े रहे, तो उनके हितों को भी देखा जाएगा, उनके हितों के साथ भी समझौता नहीं किया जाएगा। देहरादून जिले में डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। इस तरह से मौजूदा सीजन में जिले में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 21 पहुंच गई है। प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला वेक्टर जनित रोग अधिकारी सुभाष जोशी ने बताया कि बुधवार को जिन 3 मरीजों में डेंगू बुखार की पुष्टि हुई है, उनमें से 22 साल की एक महिला, 41 और 31 वर्ष के 2 पुरुष हैं। वर्तमान में इनमें से एक मैक्स अस्पताल में और 2 श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में भर्ती हैं। सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। सुभाष जोशी ने बताया कि बुधवार को स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम की ओर से जनपद देहरादून के डेंगू प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया गया। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने उनके आश्रम पर सील की कार्रवाई की है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि आनंद गिरी के आश्रम को सूचना मिलते ही सील कर दिया गया है। साथ ही विनय शंकर पांडे ने कहा कि उनकी ओर से हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उस क्षेत्र को जेई को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि 13 मई में इससे पहले भी आनंद गिरी के आश्रम को सील किया गया था, लेकिन उसके बावजूद आनंद गिरी उस आश्रम में रहकर निर्माण करा रहे थे। अब जब नरेंद्र गिरी प्रकरण में यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई है, तो हरिद्वार प्रशासन ने आश्रम को दोबारा सील कर दिया। और उसके उपरांत उस सील को हटाने का कोई भी आदेश प्राधिकरण से विधिवत जारी नहीं हुआ था। जैसे ही यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आया तो इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का मैंने निर्देश दिया और तत्क्रम में सर्वप्रथम तो उस क्षेत्र के जो जेई हैं उनका मैंने एक शोकाज नोटिस जारी की कि आपके क्षेत्र में यदि कोई बिल्डिंग सील है तो किन परिस्थितियों में उसकी सील टूटी है। मौसम खराब होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार भास्कर खुलबे और प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगलेश घिड़ियाल बद्रीनाथ धाम नहीं पहुंच पाए। मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर आधे रास्ते से लौट गया। हेलीकॉप्टर ने सेना के हेलीपैड पर लैंड किया। अब मौसम खुलने के बाद ही दोनों अधिकारी बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार और प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव केदारनाथ में विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद दोपहर 12:30 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले थे। वहीं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि दोनों अधिकारी बद्रीनाथ धाम दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक मास्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित विकास कार्यों का भ्रमण करेंगे। इसके बाद मास्टर प्लान को लेकर जिला और राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। अगले दिन 24 सितंबर को वो सुबह 8:30 बजे बद्रीनाथ धाम से देहरादून के लिए रवाना होंगे। उत्तराखंड में 1ली से 5वीं तक के बच्चों के स्कूल खुलने पर चंपावत जिले के प्राथमिक विद्यालय देवी धुरा के प्रधानाध्यापक जानकी भट्ट ने खुशी जताई है। उन्होंने बताया कि 1.5 साल से स्कूल बंद होने से बच्चों के पढ़ाई का स्तर गिर रहा था। स्कूल में दूर दराज क्षेत्रों के बच्चे आते हैं। कोरोना काल में बहुत ही कम बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे थे। हम लोग घर घर जाकर बच्चों को होमवर्क दिया करते थे, फिर भी बच्चे घर में नहीं पढ़ पा रहे थे। उन्होंने बताया कि अब स्कूल खुल गए हैं और बच्चों के भविष्य पर बेहतर ध्यान दिया जा सकेगा। कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। स्कूल के प्रधानाचार्य ब्रजमोहन जोशी ने भी लंबे समय के बाद स्कूल खुलने पर खुशी जाहिर की है। के बाद विद्यालय पुनः खुला है, लेकिन इस बीच कोरोना काल संक्रमण के दौरान हमारे बच्चे काफ़ी कुछ जो भी उन्होंने सीखा था सब भूल करके आए हैं। लेकिन हम प्रयासरत हैं और वर्तमान बीते समय में भी हमने बच्चों के घर घर जाकर संपर्क किया, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, इसलिए किसी भी बच्चे के पास जो था एंड्रॉयड फ़ोन नहीं काम किया। कुछ बच्चे जो नेट कनेक्टिविटी में नहीं थे, जिनके पास फ़ोन नहीं था, हम उनके घर तक भी गए, लेकिन जो शिक्षण का अधिगम का जो स्तर था वो बच्चों में नहीं आ पाया है। इसमें बच्चों का स्तर बहुत नीचे हुआ है। कई बच्चे तो अल्फ़ाबेट भी भूल चुके हैं। इससे एक बड़ा हिरास हो रखा है।
लेकिन मैं अपनी शासन का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। उन्हें देर सवेर आज 1 से 5 तक के विद्यालय 21 तारीख से खोले हैं। मसूरी के पास टिहरी जनपद के कैंपटी क्षेत्र में सियागांव के पास स्थापित पेट्रोल पंप में मिलावट करने के कारण क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। पेट्रोल में मिलावट को लेकर पेट्रोल पंप पर हंगामा भी देखने को मिला। अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लोगों ने लगाया। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में एकमात्र पेट्रोल पंप है जो लगातार पेट्रोल में मिलावट करके पेट्रोल बेच रहा है, जिससे उनके वाहन खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में पानी होने के कारण उनकी गाड़ियां कहीं भी रुक जा रही है, जिसके कारण वो भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर क्षेत्र में पेट्रोल पंप को संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड के तराई में बसने वाले किसानों और सिख समुदाय को चुनावी दंगल में रिझाने की राजनीतिक दलों की कोशिशें तेज हो गई है, जिसके कारण पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। इसी कड़ी में देखने वाली बात यह है कि बीजेपी कैसे किसानों का दिल जीतती है और सत्ता से विमुख कांग्रेस कैसे अपनी राजनीति के जरिए किसानों को रिझाने की कोशिश करती है। देखिए काशीपुर से ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में सत्ताधारी बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए हर समीकरण को साधने में जुटी है। इसके लिए पार्टी हर मोर्चे पर विपक्ष की घेराबंदी की रणनीति बना चुकी है। प्रदेश के युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताते हुए दोबारा उन्हें कमान सौंपने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए मुख्य सचिव SS संधू को बनाया गया। हाल ही में पार्टी ने चुनाव प्रभारी नियुक्त किए, जिसमें सरदार RP सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं अब राज्यपाल पद पर सिख समुदाय और आर्मी बैकग्राउंड से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड लाना बीजेपी की चुनावी रणनीति का ही हिस्सा बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी सिखों को महत्व देती आई है और सिखों को अपने साथ जोड़ कर रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। लोग जो ये कह रहे हैं कि राज्यपाल या कोई और पद पर भारतीय जनता पार्टी सिख को ले आई है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में लेके जाना था, इसलिए और उन्हें आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया है। तो और दूसरी बात यह है कि सिख किसान भाई जो हैं वो कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन जो कानून आया वो बहुत सही आया, उसमें परिवर्तन की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहरहाल 2022 का चुनावी दंगल काफी दिलचस्प होने वाला है। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों के मतदाताओं की भी इस चुनावी समर में अहम भूमिका रहने वाली है। वहीं किसानों की नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। इसी डैमेज कंट्रोल में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है और किसानों का दिल और भरोसा दोनों कैसे जीता जा सके, इसके लिए बीजेपी ने किसानों के हित के लिए काम तो पहले से ही करना शुरू कर दिया है और अब विभिन्न योजनाएं लाकर बीजेपी अन्नदाताओं की मदद के लिए हर संभव तरीके से तैयार है। वहीं अब देखना ये होगा कि आखिर ये पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने हथकंडों से कितने सफल हो पाते हैं और कितना वोट बैंक खींच पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खटीमा में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से निर्विरोध चुनाव करवाया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय भी मौजूद रहे। इस चुनाव प्रक्रिया को तहसील सभागार में आयोजित किया गया, जिसके कारण रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन विमल कुमार चुने गए और उत्तम कुमार को रेड क्रॉस सोसाइटी का जिला प्रतिनिधि बनाया गया। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के अन्य मेंबर और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सोसाइटी के जो हर 3 साल के बाद चुनाव होता है, इसमें जो अध्यक्ष SDM महोदय, उपाध्यक्ष जो है हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी जो है सुषमा नेगी जी हैं, ये पदेन होते हैं। उसके अलावा हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन इनके चुनाव होते हैं, इसमें आज के चुनाव में जो है मुझे विमल कुमार। रामनगर के ग्राम ढेला के निवासी तरुण भट्ट दक्षिण कोरिया से ब्लैक बेल्ट में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 5 साल तक बरेली के वायुसेना स्टेशन में ताइक्वांडो मार्शल आर्ट सिखाया।
इसी कड़ी में तरुण भट्ट भारत में अपने गांव ढेला वापस पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मन बनाया है कि गांव के बच्चों में काफी प्रतिभा छिपी हुई है, लेकिन उन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं मिलता। इस प्रतिभा को उभारने के लिए तरुण भट्ट अपने गांव में ही रहकर अब बच्चों और युवाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे युवकों को भारतीय सेना में शामिल होने में काफी मदद मिल रही है और बेहतर प्रतिभाशाली खिलाड़ी देश को आने वाले भविष्य में मिल सकते हैं। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट है जो कि साउथ कोरिया का नेशनल स्पोर्ट है ये, और मैं ब्लैक बेल्ट 4th ग्रेड हूँ साउथ कोरिया से। और मैं यहाँ पे पहले मैं भारतीय वायुसेना में था, 15 विंग त्रिशूल एयरबेस बरेली, तो वहाँ पे मैं मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर था। तो अब जब मैं गांव में आया, कोविड जब हो गया था, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना था। जब मैंने इन बच्चों को देखा कि हमारे पहाड़ी बच्चों में टैलेंट तो बहुत है, बट उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। ऋषिकेश के श्यामपुर के लक्कड़ घाट क्षेत्र में 8 फीट की रोड पर भारी वाहन की आवाजाही को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर आश्रम संचालक की तरफ से ग्रामीणों के विरोध को बेबुनियाद बताया जा रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग ने भी लिखित पत्र में सड़क पर हल्के वाहनों के लिए मंजूरी दी है, लेकिन फिर भी आश्रम में चल रहे निर्माण के कामों के लिए सड़क से बड़े और भारी वाहन गुजर रहे हैं, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने विरोध करते हुए सड़क के एंट्री पॉइंट में दोनों ओर गार्डर लगा दिया है, जिसको लेकर आश्रम संचालक ने प्रशासन से शिकायत कर गार्डर हटाने की मांग की है। ये जो रोड है, ये रोड पिछले 50-60 सालों से ये लोग उपयोग कर रहे हैं, इस रोड में रह रहे हैं। और आज एक मुद्दा आया है कि 12 टायर यहाँ पे जा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे जगह नहीं है जाने की, और लोगों को भय का माहौल है कि कल को हमारे बच्चों का कुछ एक्सीडेंट हो गया या डंपर गिर गया और रोड धंस गई है। अभी रोड बनी है PWD की। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों की आंखों पर चश्मा लगने की अब नौबत आ खड़ी हुई है। अस्पताल में भी आंखों के मरीज बच्चों की तादाद बढ़ रही है। हालांकि अब स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन लंबे समय से ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद बच्चों को आंखों की तकलीफ होने की बात लगातार सामने आ रही है। ऐसा ही कुछ रुड़की में भी देखने को मिला, जहां सिविल अस्पताल में कोरोना काल के कारण आंखों की परेशानी को लेकर ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। कुछ समय पहले तक आंखों की परेशानी को लेकर सिविल अस्पताल में बच्चे गिने चुने संख्या में पहुंचते थे, लेकिन अब उनकी संख्या काफी बढ़ गई है। डॉक्टर के मुताबिक आंखों के मरीज में ज्यादा तादाद में बच्चे आ रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टर भी मानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई का असर बच्चों की आंखों पर पड़ा है। असर पड़ा है बच्चों को। मेरी एक बेटी है 11th क्लास में है अभी, और उसको समझो 3-4 नंबर का चश्मा चढ़ चुका है ऑलरेडी। और जैसा कि मेरा बेटा छोटी क्लास में है, 1st क्लास में है, अभी ABN स्कूल में पढ़ता है रुड़की, तो 1-1.5 घंटे की क्लास चलती है। तो इस पे तो हम फिलहाल कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का स्वभाव में बहुत फ़र्क पड़ गया है, चिड़चिड़े हो। उत्तरकाशी के जोगत मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। उत्तरकाशी जनपद के दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की आमद निरंतर बढ़ रही है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद बंद पड़े कारोबार को भी अब संजीवनी मिलने लगी है। 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने से यात्रा से जुड़े व्यवसायियों की भी उम्मीद बढ़ी है। बता दें कि बुधवार की शाम तक गंगोत्री में कुल 164 और यमुनोत्री में 319 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जनपद के दोनों धाम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ ही सावधानी बरती जा रही है। विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ता विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर मोर्चा अध्यक्ष GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता और विद्युत वितरण खंड का घेराव करने पहुंचे, जिसकी भनक लगते ही अधिशासी अभियंता ऑफिस से भाग खड़े हुए। इस पर मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए अधिशासी अभियंता कार्यालय में मौजूद उपखंड अधिकारी को समस्या बताई, जिसके बाद उपखंड अधिकारी ने शीघ्र ही समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया। वहीं कार्यकर्ताओं ने विद्युत समस्या का समाधान न होने पर विद्युत कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी दी है।
पंचायत है उसके वहाँ के लोगों की जो अलग अलग मजरे हैं, चाहे खेड़ा का है चाहे गोकुल वाला, तमाम मजरों में विद्युत जो अनियमितता है, तो वहाँ लो वोल्टेज है, दूसरा लंबी लंबी दूरी के पोल्स लगे हुए हैं, किसान लोग हैं वहाँ पर जो खेत जा रहे हैं उनमें कभी भी खंभे गिर सकते हैं और उसकी वजह से कोई कैजुअलिटी हो सकती है। बताइए हमारे तमाम जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो रात को पढ़ नहीं पाते, इतनी कम वोल्टेज है। ये सारा का सारा जिम्मा विभाग का है कि वो बिजली दे। उत्तराखंड विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।